जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको वीडियो यूजफुल और लेस टाइम कंज्यूमिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस है ए 20, बी 25, सी 40 और डी 45। तो दोस्तों याद रखें, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत 40वें स्थान पर है। दोस्तों, प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर्स कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 13वां संस्करण जारी किया है। यह याद रखें दोस्तों, 2021 में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 13वां। 2020 में भारत 39 पेंशन प्रणालियों में से 34वें स्थान पर था। दोस्तों, 2021 में 43 देशों की लिस्ट है, जबकि 2020 में 39 देशों की लिस्ट थी और भारत की रैंकिंग 34 थी 39 में से, और 2021 में 43 में से 40 है। दोस्तों, आइसलैंड इस रैंकिंग में 84.2 के सूचकांक मूल्य के साथ शीर्ष पर है। तो दोस्तों, पहला स्थान किसने हासिल किया है? याद रखें, आइसलैंड ने। इसके बाद नीदरलैंड दूसरे स्थान पर 83.5 के अंकों के साथ, और फिर नॉर्वे 82.0 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य 43.3 था। दोस्तों याद रखें, इस सूचकांक में अगर पहले स्थान पर आइसलैंड है तो आखिरी स्थान पर कौन है? तो याद रखना है, थाईलैंड का समग्र सूचकांक मूल्य सबसे कम 40.6 था, यानी थाईलैंड को 43वीं रैंक मिली है। 2021 एमसीजीपीआई ने 4 नई सेवानिवृत्ति या प्रणाली जोड़ी हैं। कौन कौन सी? आइसलैंड, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। और दोस्तों याद रखें कि आइसलैंड ने पहले ही साल इसी साल शामिल किया गया है और टॉप किया है किसको? वैश्विक पेंशन सूचकांक को टॉप किया है। पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है। दोस्तों, पेंशन के मामले में पर्याप्त लाभ से जुड़े पर्याप्तता उप सूचकांक एडिक्वेसी सब इंडेक्स के मामले में भारत निचले पायदान पर है। तो दोस्तों याद रखें कि जो पर्याप्तता उप सूचकांक या एडिक्वेसी सब इंडेक्स है, उसमें भारत को सबसे आखिरी रैंक प्राप्त हुई है। जबकि वैश्विक पेंशन सूचकांक में सबसे आखिरी रैंक किसको प्राप्त हुई है? तो थाईलैंड को। याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है ए दीपिका पादुकोण, बी प्रियंका चोपड़ा, सी करिश्मा कपूर और डी माधुरी दीक्षित। तो दोस्तों याद रखें, वैश्विक कंपनी एडिडास ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, वैश्विक कंपनी एडिडास ने वैश्विक स्तर पर महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास ने कहा कि दीपिका पादुकोण दुनिया भर में महिला एथलीटों और खिलाड़ियों की उस शक्तिशाली सूची में शामिल हो रही हैं जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। दोस्तों नजर डालें एडिडास की तरफ, तो एडिडास के संस्थापक एडोल्फ डासलर तथा इसकी स्थापना 18 अगस्त 1949 को हुई थी। एडिडास के वर्तमान सीईओ कैस्पर रोरस्टेड हैं तथा इसका मुख्यालय हर्जोगनार्च जर्मनी में स्थित है। याद रखें दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? एडोल्फ डासलर, और स्थापना हुई है 18 अगस्त 1949 को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी गोवा और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का 52वां संस्करण गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों एक बात बताएं आपको कि इसका हर बार हर संस्करण गोवा में ही मैक्सिमम आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा संस्करण है। जैसे जनवरी 2021 के समय इसका 51वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया था और नवंबर में इसका 52वां संस्करण गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया है। दोस्तों इस पहली बार इसमें अंतर्राष्ट्रीय
फिल्म महोत्सव में पहली बार एक पुरस्कार भी बांटा जाएगा, वह होगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो इसी साल से बांटा जाना है। और यह किसको दिया जाएगा इसमें, तो याद रखें इस्तवान सिजावो और मार्टिन स्कॉर्सेसे को गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये पहली बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, पहले गोवा की तरफ नजर डालेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गोवा है। इसकी सीमाएं देखेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र से और यहाँ कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों, अब गोवा का अगर परिचय देखें तो गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। दोस्तों, गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। दोस्तों, गोवा के दो पड़ोसी राज्य आपको बताएं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब गोवा में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों, याद रखें डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, जबकि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, तो यह है जम्मू कश्मीर में। कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, गोवा में स्थित है। गोवा से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य देखें दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो याद रखें दूध सागर कौन सी नदी पर है, तो मांडवी नदी पर। दोस्तों, गोवा से जुड़े अन्य तथ्य में देखें अगर, तो गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा सबसे छोटा राज्य है। याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गोवा का स्थान कौन सा है, तो सबसे छोटा। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भाई सिक्किम। और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टिकोण से चौथा सबसे छोटा राज्य गोवा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA/DR में और कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को केंद्र ने मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है A 3%, B 4%, C 5% और D 7%। तो दोस्तों, याद रखें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA/DR में 3% और की बढ़ोतरी करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। दोस्तों, 3% की वृद्धि मूल वेतन पेंशन के लिए 28% की मौजूदा दर से अधिक है और 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। अब इस बढ़ोतरी के बाद DA/DR बढ़कर 31% हो जाएंगे। इससे पहले जुलाई 2021 में सरकार ने DA/DR में मूल वेतन पेंशन के लिए के 17% से 28% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। तो दोस्तों, याद रखें जुलाई में 11% की बढ़ोतरी की गई थी 17 से 28 में, और 28 से 31 में 3% की बढ़ोतरी की गई। DA और DR किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 से 4 अवधियों के लिए दिए हैं। तो दोस्तों, इन 4 अवधियों के लिए दिए जाने हैं, लेकिन इसमें जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की अवधि के लिए DA और DR की दर 17% पर ही बनी रहेगी और जुलाई 2021 के बाद से जितनी भी होगी वह 31% पर देय होगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किया है। आपके ऑप्शन है A भारत, B अमेरिका, C चीन और D जापान। तो दोस्तों, याद रखें हाल ही में चीन ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किया है। दोस्तों, चीन की सेना ने हाल ही में 2 हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किए। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को लॉन्च करने के लिए चीन ने सबसे पहले फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए एक रॉकेट का परीक्षण किया। चीन द्वारा अगस्त में दूसरा हाइपरसोनिक परीक्षण करने की भी सूचना है। दोस्तों, याद रखें कि इसने पहले एक रॉकेट का परीक्षण किया। नजर डालें चीन की तरफ, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली काचियांग हैं। दोस्तों, याद रखें चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनवी या युआन है। दोस्तों, साथ ही याद रखें कि चीन जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा बड़ा देश है। इससे बड़े में रूस, कनाडा और अमेरिका आते हैं। इससे
अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारी पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों आज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, 2 स्टेट्स और हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए चीन को शॉर्ट में ही स्किप करते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए असम, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी गुजरात। तो दोस्तों याद रखें, आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। दोस्तों आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के गांधीधाम में आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किया। आयुष वन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है। शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और कच्छ क्षेत्र में वृक्षारोपण का घनत्व बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखें, कहाँ? गुजरात में किया जा रहा है, आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। देखते हैं दोस्तों आप गुजरात को, तो जैसे हम देख सकते हैं गुजरात को, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर देखें तो पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से यह अपनी, और साथ में दादरा और नगर हवेली से यह अपनी राजकीय सीमा साझा करता है। नजर डालें हम गुजरात की डिटेल्स की तरफ दोस्तों, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी तथा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। दोस्तों गुजरात के पड़ोसी राज्य देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली इसके पड़ोसी राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से साझा करता है। गुजरात के लोक नृत्य देखें तो गरबा, दांडिया, भवई, रासलीला, लास्या पनियारी आदि यहाँ के लोक नृत्य हैं। दोस्तों गुजरात की अगर प्रमुख नदियां देखें तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अब गुजरात में स्थित बांध देखें तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ओकाई बांध ताप्ती नदी पर, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर और धारोई बांध साबरमती नदी पर और कड़ाना बांध माही नदी पर। पांचों बांध बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखें। जो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है, ओकाई बांध ताप्ती नदी पर, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर और कड़ाना बांध माही नदी पर गुजरात में स्थित है। दोस्तों अब अगर हम शहरों के उपनाम देखें तो भारत का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर, गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। क्या क्या? भारत का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर। साथ ही भारत का हीरा शहर और भारत का कपड़ा शहर सूरत शहर को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, गुजरात में स्थित सूरत को भारत का हीरा शहर और भारत का कपड़ा शहर कहा जाता है। आगे देखा दोस्तों तो गुजरात भारत में कपास, मूंगफली, नमक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों किस किस का? कपास का, मूंगफली का, नमक का और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, जबकि तंबाकू के उत्पादन में गुजरात दूसरे स्थान पर है। दोस्तों तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर गुजरात है। याद रखें गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहा जाता है। गुजरात का उपनाम याद रखें दोस्तों, पश्चिम का गहना। अहमदाबाद का उपनाम भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर तथा सूरत का उपनाम भारत का हीरा शहर और भारत का कपड़ा शहर। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? आपके ऑप्शंस है ए 20%, बी 30%, सी 40% और डी 50%। तो दोस्तों याद रखें रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में 40% की हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों रिलायंस की यह रणनीतिक साझेदारी स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पहला बाहरी निवेश है। 2005 में लॉन्च किया गया मनीष मल्होत्रा लग्जरी रिटेल मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद में 4 प्रमुख स्टोरों में फैला हुआ है। दोस्तों तो याद रखें सबसे पहले स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कब लॉन्च किया गया? 2005 में लॉन्च किया गया। मनीष मल्होत्रा 16 साल पुराने क्राउचर हाउस के पीछे मुख्य वास्तुकार, प्रबंध और रचनात्मक निदेशक के रूप में स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामलों में शीर्ष पर बने रहेंगे।
तो दोस्तों याद रखें, मालिकाना हक MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का किसके पास है? मनीष मल्होत्रा के पास। जबकि इसमें 40% के शेयर किसने खरीद लिए हैं? तो रिलायंस ब्रांड्स द्वारा खरीद लिए गए हैं। और इसको लॉन्च कब किया गया था MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को? तो 2005 में, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मौसमई गुफा में जियोरिशा मॉसमैइन्सिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? आपके ऑप्शन है, ए मेघालय, बी तमिलनाडु, सी असम और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मेघालय राज्य की मौसमई गुफा में जियोरिशा मॉसमैइन्सिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। दोस्तों जियोरिशा तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर मिट्टी या भूमिगत अवसाद आवासों में पाया जाता है। मौसमई गुफा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी सोहेरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मौसमई के छोटे से गांव में स्थित है। दोस्तों नजर डालें मेघालय की तरफ, तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तथा मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। दोस्तों मेघालय को अगर मैप पर देखें तो जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय असम और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। यह इसकी बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और यहां से लेके यहां तक असम से टोटली कवर है। तो इसके अगर हम पड़ोसी राज्य देखें तो असम, और पड़ोसी देश में देखें तो बांग्लादेश है। अब मेघालय से जुड़े अन्य तथ्य देखें अगर दोस्तों हम, तो मेघालय के अगर नृत्य देखें, लोक नृत्य, तो नोंगक्रेम नृत्य और बागला और लाहो यहाँ के 3 प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन? नोंगक्रेम नृत्य, बागला नृत्य और लाहो नृत्य। दोस्तों अब मेघालय के अगर त्योहार देखें तो गज यात्रा, बैदीन खलम महोत्सव, चेरी ब्लासम महोत्सव। दोस्तों यह पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मनाया जाता है चेरी ब्लासम महोत्सव, तो याद रखें इसको। आगे देखें अगर बनेमम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के, तो बालाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान और सीजू पक्षी अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य है। दोस्तों झरने देखें अगर, तो नौकलिकाई जलप्रपात, हाथी जलप्रपात और दाइंथलैन फॉल्स यहाँ के प्रमुख 3 झरने हैं। जिनमें से यह जो नोहीकलिकाई जलप्रपात है यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। दोस्तों मेघालय के अन्य तथ्य देखें तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज बनाया गया है। तो भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज कहाँ बनाया गया? मेघालय में। मेघालय ने देश की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा क्रेम लाडा की खोज की गई है। तो दोस्तों देश की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा कौन सी है? क्रेम लाडा, जो कि कहाँ? मेघालय में स्थित है और यहीं खोज की गई है। मेघालय जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, कई बार वो पूछे जाते हैं। तो जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? मेघालय। मेघालय के घने जंगलों में मौजूद क्रेम लडाख केव में विश्व की सबसे बड़ी गुफा मछली मिली है। तो दोस्तों याद रखें, जो यह क्रेम लाडा गुफा की खोज की गई है इसमें ही विश्व की सबसे बड़ी गुफा मछली मिली है मेघालय में। दोस्तों मेघालय का मेला गांव भारत तथा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव चुना गया है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों यह, तो याद रखें दोस्तों कि मेघालय का मेला गांव भारत और एशिया का सबसे स्वच्छ गांव चुना गया है। दोस्तों मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां स्थित हैं और इन्हीं के नाम से जनजातियां भी निवास करती हैं, या यूं कहें कि जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम पड़े हुए हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड प्राप्त चेरापूंजी तथा माशिन नाम मेघालय में ही स्थित है। तो दोस्तों यह याद रखें कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा के रिकॉर्ड प्राप्त क्षेत्र चेरापूंजी और माशिन नाम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डैम सेंड्रा मैसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? आपके ऑप्शन है, ए मालदीव, बी बारबाडोस, सी चीन और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में बारबाडोस ने हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डैम सेंड्रा मैसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। दोस्तों बारबाडोस को स्वतंत्र हुए
लगभग 55 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना गणतंत्र नहीं बनाया था। तो इस वजह से अब इन्होंने बारबाडोस के जनता ने या यहाँ की संसद ने अपना गणतंत्र बनाने का फैसला लिया है, और इसलिए इन्होंने अपने देश के पहले राष्ट्रपति, मतलब पहली राष्ट्रपति महिला हैं एक, डैम सैंड्रा मैसन को चुना है। दोस्तों 72 वर्षीय डैम सैंड्रा मैसन 30 नवंबर को शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, जो ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। बारबाडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला डैम सैंड्रा 2018 से गवर्नर जनरल है। तो दोस्तों यह पहले से ही गवर्नर जनरल थी, 2018 से यह गवर्नर जनरल थी, और यह बारबाडोस की कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला हैं। उन्हें देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इनको अब बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति होंगी कौन, नाम याद रखें, डैम सैंड्रा मैसन को। दोस्तों नजर डालें बारबाडोस की तरफ, तो बारबाडोस के वर्तमान प्रधानमंत्री मिया मोटली तथा राजधानी ब्रिज टाउन है, और बारबाडोस की मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। दोस्तों याद रखें बारबाडोस एक कैरिबियाई द्वीप है, कैरिबियाई देश है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास स्थित है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने SC ST EWS PWBD श्रेणियों में अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए SSC, बी DSSS, और सी UPSC, और डी इंडियन नेवी। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में UPSC ने SC ST EWS और PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। दोस्तों यह पहल ऐसे उम्मीदवारों की पूछताछ की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए के आयोग के प्रयास का भी एक हिस्सा है। यह पहल देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है। दोस्तों यह टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1800-11-8711, सरकारी कार्यालय के समय अनुसार सभी कामकाजी दिनों में चालू रहेगा। तो दोस्तों याद रखें यह टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, यह 24x7 वाला नहीं है, यह कामकाजी दिनों में, मतलब वर्किंग डेज के समय अनुसार जो शेड्यूल पर वो खुलते और बंद होते हैं उतनी देर तक चलेगा। नजर लें यूपीएससी की तरफ, तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। यूपीएससी के संस्थापक यूनाइटेड किंगडम की संसद को माना जाता है, क्योंकि यूपीएससी की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के पहले हो गई थी। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के, तो प्रदीप कुमार जोशी हैं, याद रखें। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।